हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिविक्स क्लास 6 का थर्ड चैप्टर जो है व्हाट इज गवर्नमेंट उसके बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आई होप आप लोगों ने जो पुरानी दो क्लास है चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और चैप्टर नंबर 2 डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी उसको पढ़ लिया होगा। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है व्हाट इज गवर्नमेंट, इसके बारे में जो मैंने ये टॉपिक्स लिखा है एक एक टॉपिक का डिटेल नोट्स के साथ आज आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो के साथ अगर अपनी बुक सामने खोल के बैठते हैं तो आप लोगों को एक बार से ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मेन थीम क्या है इस चैप्टर का। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से कि चैप्टर का जो नाम है वो कहना क्या चाहता है। व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपके बुक में है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक से उसके डिटेल इन डेप्थ में हम जाएंगे आज। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने गवर्नमेंट वर्ड क्लास 3rd 4th से ही सुनना शुरू कर दिया होगा। आप लोग अधिकतर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने आज ये बिल पास किया, गवर्नमेंट ने आज प्याज के दाम में कटौती की, गवर्नमेंट ने आज इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में रिडक्शन किया। तो आप लोगों ने ये गवर्नमेंट वर्ड जो है वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि गवर्नमेंट क्या है तो आप बोलेंगी सरकार। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, गवर्नमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक सिस्टम है, गवर्नमेंट इज अ सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम होता है ए सेट ऑफ आइडियाज और रूल्स जो कि भी किसी भी चीज को गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, एक सिस्टम होती है जो कि किसी भी चीज को क्या करती है, गवर्न करती है। गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है, गवर्नमेंट एक अकेला वर्ड नहीं है। जैसा कि इस पॉइंट पे लिखा है गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड, गवर्नमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि मैनेज करती है एक कम्युनिटी को। कम्युनिटी क्या है, एक कंट्री है। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्यों होती है, एक कम्युनिटी को मतलब कि एक कंट्री को मैनेज करने के लिए क्या होती है, गवर्नमेंट होती है जो कि कुछ आइडियाज, कुछ रूल्स के बेसिस पे किसी भी चीज को गवर्न करती है। तो गवर्नमेंट इज अ सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज सर्टेन कम्युनिटी दैट इज अ कंट्री। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक सेट ऑफ आइडिया होता है या रूल्स होता है जो कि किसी भी चीज को गवर्न करता है। गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ये अब आप लोग समझिए कि गवर्नमेंट एक अकेला ग्रुप वर्ड नहीं है, गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। उस ग्रुप में कौन कौन आता है, ग्रुप में पॉलिटिशियंस भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आते हैं और पीपल भी आती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस देश को कौन चलाता है तो इस देश को हम बोलते हैं कि सरकार चलाती है, सरकार में बैठे नेता चलाते हैं। लेकिन नेता वहां तक पहुंचे कैसे, वो हमारी मदद से पहुंचे। जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं एक कंट्री में, तो उन्होंने ही एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया है जो हमारे बेसिस पे रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो भी समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे कोई भी पॉलिटिशियन आके आपका काम करेगा। तो इसके लिए अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होती हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है, गवर्नमेंट एक सिस्टम है।
तो आई होप आप लोग को ये जो पॉइंट है गवर्नमेंट का ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट काम क्या करती है आखिर। तो इसके लिए देखिए आप लोग को मैं बता देता हूं गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आखिर गवर्नमेंट करती क्या है। तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और काम को करती है, टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है और डिसीजन लेके किसी भी काम को करती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन से डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट लेती है। तो देखिए कौन से डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है कि कहां पे रोड बनाना है, कहां पे सड़कें बनानी है, कहां पे स्कूल खोलने हैं, कहां पे हॉस्पिटल्स बनाना है, कहां पे मंदिर बनाना है, कहां पे मस्जिद बनाना है, मीन्स टेम्पल्स बनाना है, और भी अन्य कई चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसे कब क्या करना है। दूसरा काम है कि इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ एनीथिंग। गवर्नमेंट बेसिकली ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से होता है, जो आप आगे की क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग के लिए इतना जानना जरूरी है कि किसी भी चीज की जो मूल्य होती है, मतलब प्राइस होता है, उसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। तीसरा फंक्शन है कि फूड टू पुअर। आपने देखा होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के थ्रू गरीबों तक खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, फूड सप्लाई करना, ऐसे एरियाज जहां में फूड उगाना पॉसिबल नहीं है वहां तक फूड का सप्लाई करना, ये सारा काम कौन करता है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। अब रेलवे और पोस्टल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटी, ये सारी सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट कराती है। अब आता है कि प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एंड मेंटेन पीस। जो हमारी कंट्री है, इंडिया हमारे जो कंट्री है, उसके आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाउंड्री लाइन है, ऊपर हमारा चाइना बैठा है, ईस्ट साइड में म्यांमार और बांग्लादेश है, वेस्ट के साइड में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, नीचे श्रीलंका बैठा हुआ है। तो इन सभी कंट्रीज के साथ, इन सभी देशों के साथ पीस मेंटेन करना, हार्मनी मेंटेन करना, अपनी इंडिया की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना इन सभी लोगों से, तो इसका काम भी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी पॉलिटिशियन तो नहीं जाता है बाउंड्री पे, तो जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, जितने भी हमारे बॉर्डर पे फोर्सेस लगी होती है, वो किसकी बदौलत है, वो गवर्नमेंट की बदौलत है। उन्हें सैलरी कहां से मिलती है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो ये सभी लोग बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू ही आते हैं। इन सबका डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटेक्ट थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनी मोर। जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सभी से हमको कौन छुटकारा दिलाता है, मीन्स ये चीजें अगर आती हैं तो इससे हमें कौन बचाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह जब भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आती है, सुनामी आती है, तो एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच जाती है। तो एनडीआरएफ की टीम बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की बदौलत ही वो डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है कि हाँ यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, सुनामी आई है, तो वो वहां तक पहुंचते हैं। तो ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये जो नोट्स है वो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, और आप इसी नोट्स को अगर पढ़ते हैं तो आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ की गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ती है, व्हाई इज टू नीड अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आइए आप लोग को बताते हैं कि गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा कि इंडिया में कई तरीके की कल्चर, कई तरीके की रिलीजन, कई तरीके की बैकग्राउंड, कई तरह की भाषाओं को माना जाता है। दूसरे चैप्टर में पढ़ा कि इन्हीं डाइवर्सिटी के कारण, डाइवर्सिटी एक अहम कारण है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब देखिए दोस्तों, ड्यू टू डाइवर्स नेचर ऑफ पीपल, लोगों का क्या होता है, व्यवहार भी अलग अलग तरीके का होता है, लोगों का बिहेवियर भी अलग अलग तरीके का होता है। तो इस वजह से कभी कभी लोगों के बीच में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं, फाइट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है, कुछ बेस की जरूरत होती है, जिसके आधार पे हम इन सारी परेशानियों को, सारी लड़ाइयों को, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं सबों के लिए गवर्नमेंट जो होती है कुछ रूल्स बनाती है। सम रूल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट,
और इन जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है इसको इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को फॉलो करना पड़ता है, और जो रूल्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी लोगों के लिए इक्वल होता है। मींस ऐसा नहीं है कि जो रिच क्लास है, एलाइट क्लास है, उसके लिए कुछ अलग रूल्स होंगे, जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए कुछ अलग रूल्स होंगे। तो गवर्नमेंट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट कुछ एक्ट बनाती है, उसी एक्ट, उसी लॉज, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए इंडिया में सभी लोग रहते हैं। कोई भी अगर टेंशन क्रिएट होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम इसी रूल्स के द्वारा सॉल्व करते हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट का फंक्शन जो उसमें बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी इज द बेस्ट एग्जांपल टू डिटरमाइन दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है कि बॉर्डर पे हमारे जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं, तो जब फाइट होती है किसी कंट्री के साथ, किसी एनिमी कंट्री के साथ फाइट होती है, तो क्या उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोई भी पॉलिटिशियंस वहां पे मौजूद होता है? नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या किया है, गवर्नमेंट की जरूरत यहां पे हमें पड़ती है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स की जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो बॉर्डर पे तैनात होती हैं हर वक्त किसी भी एनिमी, किसी भी चीज से लड़ने के लिए। तो आखिर वो किसके कारण है? वो गवर्नमेंट के कारण है। गवर्नमेंट की कुछ रूल्स, कुछ लॉज होते हैं जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती हैं वो बॉर्डर पे होती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन कौन देता है? जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पे मौजूद हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की जरूरत यहां पे भी पड़ी, गवर्नमेंट के कारण ही उनको भी बॉर्डर पे तैनात किया गया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट एक अकेली गवर्नमेंट है। इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते ही हैं, इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए क्या अकेले एक गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ पॉलिटिशियंस ही काफी होंगे? नहीं। इसके लिए अगला जो हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इंडिया जैसी कंट्री या कोई और कंट्रीज में जहां पे गवर्नमेंट है, जहां पे अधिकतर जितनी भी कंट्रीज हैं जहां सब जगह गवर्नमेंट है, तो वर्कलोड के कारण, ज्यादा वर्कलोड के कारण हम जो गवर्नमेंट होता है उसको कई भागों में बांट देते हैं, जिसको कि हम नाम देते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। देखिए दोस्तों, जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको बेसिकली हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट होता है सेंट्रल लेवल, जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है स्टेट लेवल, जिसको कि हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल, जो कि आपकी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होती हैं, विलेज में होते हैं, जो पंचायत होती हैं, वो सारी इस लेवल में आ जाती हैं, लोकल लेवल में। अब देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि जो सारी पूरे कंट्री को मैनेज करना, पूरे कंट्री में मीन्स पूरे जितने स्टेट्स हैं और जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने स्टेट्स हैं एंड जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको कौन मेंटेन करता है, कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पूरा कंट्रोल रहता है ऑल ओवर द कंट्री, और काम का वर्कलोड की वजह से इसको डिसेंट्रलाइज कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। तो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को संभालती है, स्टेट को मैनेज करती है, और स्टेट में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए विलेज हो गए, जितने भी टाउन्स हो गए, तो इसको मैनेज करने के लिए एक लोकल अथॉरिटी होती है, जिसको कि हम लोकल लेवल में इंक्लूड करते हैं। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली ये 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल। अब हम बढ़ते हैं अपने जो अगला टॉपिक है हमारा उसके तरफ। तो दोस्तों, अगला हमारा जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक होता है मोनार्की और एक होता है डिक्टेटरशिप। इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है यही आपके सिलेबस में है क्लास 6 के। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में मैं अभी आप लोगों को आगे डिटेल में बता देता हूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। दूसरा है मोनार्की। मोनार्की में मतलब क्या होता है? किंग और क्वीन, जितने भी डिसीजंस होते हैं
किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो भी फैसला लेना होता है वो कौन लेता है? बेसिकली किंग या तो क्वीन जो भी एग्जिस्ट करता है उस कंट्री में। तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जर्मनी का जो डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, तो वो जो चाहता था, वो अगर कहता था कि आपको यहां नहीं जाना है तो मतलब आपको वहां नहीं जाना है, आपको यहां नहीं बैठना है तो मतलब आपको यहां नहीं बैठना है। तो डिक्टेटरशिप ये भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। अब बेसिकली दोस्तों ये सवाल उठता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर आता कहां से है, कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर आता कहां से है कि वो सारे डिसीजंस लेती है और उस डिसीजंस को फिर इन्फोर्स करती है, लॉ बनाती है और फिर उस लॉ को इन्फोर्स करती है। जो व्हीकल वाला एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंडिया में एक रूल है, कानून है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको पेनाल्टी लगेगी या तो आपको जेल होगा। ये लॉ बनाना और लॉ को इन्फोर्स करना, ये जो पावर है गवर्नमेंट के पास वो आती कहां से है? तो ये डिपेंड करता है कि एक कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। बेसिकली इसी कारण ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर आती कहां से है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो अगला टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि आपके सिलेबस में है, उसके तरफ अब हम मूव ऑन करते हैं। तो जैसा कि देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे सरकार किसकी बदौलत है? सरकार हम आम जनता पीपल्स के कारण है। हम जो है अपने लेवल पे एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में, और वहीं हमको रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे। तो सरकार को कौन चुनता है? सरकार को चुनती है जनता। जनता उन्हें पावर देती है कि आप हमारे लिए काम करिए, हमारे हित में काम करिए, हमारी भलाई के लिए काम करिए। और जो सरकार होती है वो सिस्टम में जो रहती है तो वो कुछ रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए हमारे हित में, देश के हित में काम करती है। तो सरकार के पास पावर कहां से आ रही है? सरकार के पास से पावर हमारे तरफ से जारी होगी कि हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, वो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब कोई भी कंट्री तब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी जब तक वो अपने एडल्ट को वोटिंग राइट्स नहीं देती है। यहां पे एक कंसेप्ट निकल के आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में उनके पास वोटिंग राइट हो, वो अपने मत का प्रयोग कर सकें एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जो हमारे हित में काम कर सके। ऑल एडल्ट्स का मतलब है कि एक कंट्री में, मतलब इंडिया की हम बात करते हैं तो जितने भी लोग 18 साल की उम्र से ज्यादा के हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है कि वो इलेक्शन में वोट कर सकें और अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकें। तो ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप लोगों को पता है कि इंडिया में 18 प्लस वाले जितने भी लोग होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले मीन्स 1947 के पहले ये जो वोटिंग राइट्स हुआ करती थी वो कुछ रिच लोगों के पास हुआ करती थी। मतलब मैन, बेसिकली ये कहना चाहता हूं मैं कि जितने भी मैन हैं उनके पास ही वोटिंग राइट्स हुआ करती थी। जितने भी मैन थे वो चुनते थे अपना रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकार चलाते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो रहा था। जितने भी अदर माइनॉरिटीज हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं या जितने भी अदर लोग हैं जो वोट देने के लायक हैं लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो गांधी जी की एक जर्नल पब्लिश हुई थी 1931 में। जर्नल इन द सेंस की इस टाइप की जो मैगजीन होती है वो 1931 में यंग इंडिया नाम से गांधी जी ने एक जर्नल में लिखा था कि ये उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था कि जो लोग रिच हैं वो अपने पैसों की बदौलत सरकार चुने और जिनके पास दिमाग है, जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं लेकिन गरीबी के कारण वोट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर गरीब लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं वो अपनी गरीबी की कमाई और जितने भी उनके फेवर में डिसीजंस होने चाहिए उसको लेके अपने रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां का तर्क है? तो यंग इंडिया जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक जर्नल था 1931 में, उसमें गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि सभी को जो 18 साल की उम्र के ऊपर के हैं उनको वोटिंग राइट्स होना चाहिए। तो बेसिकली यही था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप लोगों के पास जो भी 18 साल की उम्र से ज्यादा के हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेवल, लोकल लेवल और सेंट्रल लेवल पे चुनते हैं जो कि हमारे हित में फैसला लेती है, हमारे हित में काम करती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए हमारे फेवर में जितने भी काम होते हैं वो करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यही होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट। मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है आप लोगों के लिए।
तो पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है कि ये जो चैप्टर 3 है आपका व्हाट इज गवर्नमेंट, उसमें सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने आप लोगों को पूरे नोट्स के साथ ये चैप्टर पढ़ाया, तो आप लोग नोट्स वीडियो को पॉज करके टाइम टू टाइम आप नोट्स लिख भी सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजफुल नोट्स हैं। इन नोट्स को आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग के वक्त यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और भी हमारे जितने लेक्चर्स चल रहे हैं मैथ के, हिस्ट्री के, उनको भी आप फॉलो कीजिए। और उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। जो नया चैप्टर है चैप्टर 4, उसके बारे में भी जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।